नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्ते। मैं आशीष कुमार, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खागा फतेहपुर से आज आप लोगों को मैं व्यवसाय इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित पाठचर्या इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करूँगा और साथ साथ आप लोगों को यह भी बोध कराऊँगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके साथ साथ इसका महत्व क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय कौन कौन से टूल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है आदि समस्त विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीकी आरेख का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी वस्तुओं को पूर्णतः स्पष्ट परिभाषित किया जाता है। तकनीकी आरेख का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी वस्तुओं को पूर्णतः तथा स्पष्ट परिभाषित किया जाता है तथा इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप को बीमा सहित शीट पर स्पष्ट उतारा जा सकता है। इस अध्याय में इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व, ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग शीट तथा अन्य तकनीकी आरेखनों से इसके संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम अगर कहें तो ये अभियंताओं की भाषा भी कही जाती है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर्स की भाषा। चूँकि इंजीनियर्स को कुछ भी अगर करना होता है, कुछ भी प्रोडक्शन करने से पहले कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो इसी ड्राइंग के पर ही वो पहले काल्पनिक रूप से उसका सृजनात्मक चित्रण करते हैं, उसके बाद में उसमें कोई भी चेंजमेंट कर पाते हैं। और यह अभियंताओं के काल्पनिक विचारों का विमर्श तथा स्पष्टीकरण इसी विषय पर ही आधारित है। इस विषय का पर्याप्त ज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में अति आवश्यक है। मूल रूप से प्रयोग होने के कारण इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी संबोधित किया जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व अगर हम देखें तो सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क, नहरों, तालाबों व किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी इसी के द्वारा ही एकत्र हो पाती है। इसी में है, हम इसी के आधार पर इकट्ठा करते हैं। जैसे कोई भी घर बनवाना है हमें या बनाना है तो उससे पहले हम लोगों को ये निर्धारित करना अति आवश्यक हो जाता है कि इसमें कितने रूम रहेंगे, रूम का साइज क्या रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, ड्राइंग रूम कहाँ रहेगा, वॉशरूम कहाँ रहेगा, गैलरी कहाँ से रहेगी, कितना किसका साइज रहेगा, कहाँ पे खिड़की रहेगी, कहाँ पे दरवाज़ा रहेगा आदि सभी जो आवश्यक पहलू हैं उनका निर्धारण पहले से ही निर्धारित कर लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो घर बनवाने से पहले हम लोगों को मालूम होगा कि नक्शा बनवाते हैं हम लोग घर का इंजीनियर से, तो उस पर यही सब चीज़ें दर्शाई जाती हैं, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो ये कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता रहता है, हमारा सड़क निर्माण, पुल निर्माण। सड़क निर्माण की बात करें तो अगर यहाँ से हम इलाहाबाद तक की डिस्टेंस अगर गौर करें तो लगभग 100 किलोमीटर होगी और उसमें बीच बीच में बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारे पुल हैं और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ चिन्हित करने की आवश्यकता होती है।
उसके निर्माण करते समय। तो इस संपूर्ण 100 किलोमीटर दूरी को हम एक ड्राइंग शीट पर, एक कागज़ पर एक हम मानक मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी को हम 1 इंच में दर्शाएंगे या 1 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। उसके आधार पर 100 किलोमीटर दूरी को हम उसी आधार पर उस कागज़ पर मानक मान करके दर्शा देते हैं और सभी जगह पर आने वाले स्थान, निर्माण से संबंधित संपूर्ण जानकारी उसमें चिन्हित कर देते हैं और उसी के आधार पर कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले कारीगर उसी के आधार पर निर्माण कार्य करते हैं। तो इसकी महत्ता आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर अगर दूसरा पॉइंट हम चर्चा करें तो प्लांट तथा उपकरणों के अभिविन्यास की कार्यप्रणाली को समझने में, हमारे जो प्लांट होते हैं और तथा उपकरण होते हैं प्लांट में, तो उनके अभिविन्यास, लेआउट जिसको बोलते हैं, तो इसका हमें निर्धारण करना अति आवश्यक होता है कि किस स्थान पर कौन सी मशीन लगेगी, किस जगह पर क्या होना चाहिए। अगर ये चीज़ हम निर्धारित नहीं करते हैं तो हमारे प्लांट की व्यवस्था सही नहीं रह पाएगी। जो चीज़ जहाँ पे आवश्यक है, जो मशीन जहाँ पे आवश्यक है, जो उपकरण जहाँ पे आवश्यक है, यदि वहाँ पे वो नहीं रहेगा तो हमारा कार्य सुलभ और सहज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम उसका एक अभिविन्यास बना करके उसकी कार्य प्रणाली समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यशालाओं में उपयोग होने वाले उपकरणों की संरचना को जानने व प्रदर्शित करने में। जो हमारे उपकरण होते हैं कार्यशाला में यूज होते हैं, उन उपकरणों की संरचना की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसकी जानकारी इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा ही होती है और उनका प्रदर्शन भी ड्राइंग द्वारा ही किया जाता है। मशीन पर कौन सा ऑपरेशन हमें जॉब पर कौन सा ऑपरेशन करना है, कैसे करना है, इसको ड्राइंग में दर्शाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले आरेखों का अभ्यास करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का उन आरेखों का अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से इसका महत्व था। और भी बहुत सारे महत्व हैं इसके। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमें पाइपलाइन बिछानी है तो पाइपलाइन की भी एक ड्राइंग होती है, उसकी पहले से ड्राइंग तैयार कर लेते हैं, वाटर पाइपलाइन कहाँ से जाएगी। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम जगह जगह उसको तोड़ते हैं। बिल्डिंग का कोई भी भाग बहुत हार्ड है जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हमें ये जानकारी नहीं है तो हमारा समय और लेबर व्यर्थ में जाएगा। तो इसलिए ड्राइंग के द्वारा ही हम निर्धारित करते हैं किस जगह पे तोड़ना है, कहाँ से पाइपलाइन जानी है। इन फ्यूचर अगर पाइपलाइन ख़राब हो जाती है, यदि उसकी ड्राइंग हमारे पास नहीं है, तो हमें उसको जानने के लिए जगह जगह से तोड़ना पड़ेगा, एक अंदाज में तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर भी पाइपलाइन हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। अगर उसकी ड्राइंग निर्धारित है तो हम उसी स्थान पर उसको खोल करके उसको सही कर लेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज के समय में बहुत महत्व है। इसके बिना हमारा कोई भी तकनीकी कार्य सुलभ और सहज नहीं हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। आगे अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसको हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक कैसे पहुंचाते हैं। जैसा कहा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को इट इज़ अ ग्राफिकल लैंग्वेज यूज्ड बाय इंजीनियर टू एक्सप्रेस एंड रिकॉर्ड द आइडियाज एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मेक अ मशीन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री स्ट्रक्चर। तो एक्सप्रेशन मतलब इसको हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। सपोज दैट हम एक इंजीनियर हैं, हम किसी भी मशीन की डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन हम इंजीनियर हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें उसका प्रोडक्शन तो करना नहीं है, प्रोडक्शन तो कारीगरों को करना है। तो हम अब उस डिज़ाइन को उन कारीगरों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इस चीज़ को, इसको ट्रांसमिट करने के, पहुंचाने के जो माध्यम हैं, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन व्यूज। तो आज हम इन माध्यमों पर चर्चा करेंगे कि हम अपने विचारों को अपने से दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं।
कोई भी इंजीनियर या ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने हेतु निम्न माध्यमों को अपनाता है। देखते हैं, पहला तो है मौखिक रूप, ओरल फॉर्म, बोल करके, जैसे हम बोल रहे हैं, बोल करके हम आज की पाठचर्या आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारा मौखिक रूप हो गया, ओरल फॉर्म। इसके बाद में दूसरा आता है लिखित रूप। आप लोग देख रहे हैं स्लाइड पर, जो हम बोल रहे हैं वो रिटन में भी है, रिटन फॉर्म में भी है। तो हम बोल तो रहे हैं, साथ साथ बोलने के साथ साथ जब आप उसको अपनी आँखों से भी देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये रिटन फॉर्म में हो गया है, लिख करके। पहले के सब जो मैसेज हम लोग लिख करके व्हाट्सएप पर करते हैं, रिटन फॉर्म में ही करते हैं ना, लेटर कहीं पे भेजना होता है रिटन फॉर्म में। तो ये हम अपने विचार, थॉट्स ही तो ट्रांसमिट करते हैं, आइडियाज़ ही तो ट्रांसमिट करते हैं। तो ये हो गया इसका लिखित रूप। इसके बाद आता है चिन्ह, संकेत रूप। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ना तो हम वहाँ पर बोलने के लिए मौजूद रहते हैं, ना ही हमारा लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम कुछ सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, उन संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरी जगह, मतलब दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे जब हम जाते हैं तो कंपनियों में, वर्कशॉप में लिखा सिंबल बना होता है कि हेलमेट पहनने का, और आग से खतरा, इलेक्ट्रिक शॉक से खतरा, नो स्मोकिंग जोन लिखा रहता है ना, एक सिगरेट बना रहता है, वो क्रॉस रहता है, तो नो स्मोकिंग जोन, धीरे चलो आदि विभिन्न तरह के सिंबल होते हैं जिनके द्वारा भी हम अपने विचारों को एक रूप से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद में चित्र रूप, डायग्राम फॉर्म। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, सिर्फ हमारे बोलने से ही आपको नहीं समझ में आएगी, उसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, डायग्राम। आप लोगों को समझाने के लिए अभी आगे बहुत सारे चित्रों का उपयोग किया गया है। तो ये हमारे थे विचार अभिव्यक्ति के माध्यम। आगे अब हम चलते हैं मुख्य तथ्य में। ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, वो उपकरण जिनकी सहायता से किसी मशीन अथवा सिस्टम का आरेखन किया जाता है, ड्राइंग उपकरण कहलाते हैं। किसी आरेख की परिशुद्धता ड्राइंग उपकरणों की यथार्थता पर निर्भर करती है। इस तथ्य को गौर करने की आवश्यकता है। किसी आरेख की परिशुद्धता मतलब किसी ड्राइंग की एक्यूरेसी, शुद्धता, ड्राइंग उपकरणों की यथार्थता मतलब वो कितनी यथार्थ हैं, यथार्थ का मतलब कितने वो सही हैं। अगर उनके द्वारा सपोज दैट हम एंगल माप रहे हैं, तो एंगल मापने का तात्पर्य ये है कि 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री ही हो, ना भी थोड़ा सा कम हो, ना ही ज़्यादा हो। 1 mm का मतलब 1 mm ही हो, उसमें जरा सा भी कम या ज़्यादा ना हो। यथार्थता, एक आप लोगों को हम बता दें, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट होता है। जो हमारे ये यंत्र होते हैं तो इनका अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक वह माप होती है जो उस यंत्र द्वारा छोटी से छोटी माप ली जा सकती है, उसे उस यंत्र की हम अल्पतमांक कहते हैं। तो उसी से इसका संबंध है यथार्थता का। तो जो भी यंत्र हमारा जितना यथार्थ होगा, जितना सही होगा, हमारी ड्राइंग उतनी ही सही आरेखन किया जा सकता है। आगे अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ड्राइंग बनाने का उपकरण है वो है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है, ड्राइंग शीट का मतलब जिस कागज़ पर हम ड्राइंग बनाते हैं उसको ड्राइंग शीट बोलते हैं। ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। ड्राइंग बोर्ड यह कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। कैल होता है, कैल का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी होती है। जैतून का भी पेड़ होता है और ओक का भी पेड़ होता है। तो ये कुछ विशेष वृक्षों की लकड़ियों के ड्राइंग बोर्ड बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें विशेष गुण होते हैं जो ड्राइंग बोर्ड में वांछनीय होते हैं। इसमें विभिन्न पट्टियाँ को 2 बैटम पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। आप लोग एक बार ज़रा इसका चित्र देख लें। ये चित्र है,
ये हमारे जो दो बैटन हैं, ये इसमें दिया हुआ है बैटन, फर्स्ट और सेकंड बैटन है, और इसमें विभिन्न ये जो स्ट्रिप दी हुई हैं, बॉटम दिए हुए हैं, पट्टियाँ शेप संरचना है, तो इस तरीके से होती है। विभिन्न पट्टियों को दो बैटम पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। बोर्ड के बाएं सिरे पर एक 4 से 5 mm की काले रंग की लकड़ी की पट्टी होती है जिसे एबोनी कहते हैं। बोर्ड के कौन से सिरे पर? बाएं सिरे पर 4 से 5 mm में काले रंग की पट्टी होती है जिसे एबोनी कहते हैं। इस पट्टी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे चलाते हुए समानांतर लाइन खींची जाती है। इस पट्टी को कार्यकारी कोर भी कहा जाता है। सामान्यतः बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। 20 डिग्री का कोण अपनी तरफ से ऊपर की तरफ उठा हुआ फ्लैट टाइप में सेट किया जाता है। ये आपका बोर्ड है, इसमें ये दिया हुआ है बैटम जो दो दिए हुए हैं, और इनमें जो ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे हैं ये स्पॉट स्क्रू के हैं। इन्हीं स्क्रू द्वारा ये जो पट्टियाँ होती हैं उन पे ये कस दिया जाता है। और ये जो एबोनी दिख रही है आपकी, ये ब्लैक रंग की पट्टी जिसकी चर्चा हमने की थी, जिसके सहारे से टी स्क्वायर सेट करके ड्राइंग शीट पर समानांतर लाइनें खींची जा सकती हैं। आगे हम लोग चलते हैं अब। ड्राइंग बोर्ड के साइज भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित ड्राइंग बोर्ड की माप, इसके भी माप होते हैं ड्राइंग बोर्ड के, इनके साइज होते हैं ड्राइंग बोर्ड के। तो इनके साइज़ों में जो सर्वप्रथम है D0, आप लोगों ने कागज़ के संदर्भ में सुना होगा, पेपर के संदर्भ में A4 साइज का पेपर इस टाइप में सुना है ना, उसी तरीके इनके साइज होते हैं। और D0 यहाँ पे उल्टे क्रम में होता है। D0 का मतलब बड़ा। इसमें देखो जो माप दी हुई है वो mm में दी हुई है, 1500 mm इंटू 1000 इंटू 25 है ना। तो ये पहला नंबर है D0 साइज का। दूसरा है D1 1000 गुणे 700 गुणे 25। तीसरा है D2 700 गुणे 500 गुणे 15। चौथा है D3 500 गुणे 350 गुणे 15। इस टाइप में ये इसके साइज होते हैं। ये जो सबसे पहले D0 की बात करते हैं, जो 1500 दिया हुआ है ये इसकी लंबाई है 1500 mm। 1000 जो दिया हुआ है ये इसकी चौड़ाई है 1000 mm। 25 mm क्या है? इस बोर्ड की थिकनेस है, मोटाई है। तो इस आधार पर इसके साइज होते हैं। आवश्यकता अनुसार विभिन्न साइज के ड्राइंग बोर्ड होते हैं, आवश्यकता अनुसार हम इसका उपयोग करते हैं। आगे जब हम ड्राइंग बोर्ड पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर काले रंग की एक पट्टी होती है जिसे एबोनी कहते हैं। एबोनी पर सेट टी स्क्वायर समायोजित करके ड्राइंग शीट पर समानांतर लाइनें खींची जाती हैं। तो अब हम देखते हैं अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है टी स्क्वायर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टी स्क्वायर मतलब ये टी शेप में होता है। इंग्लिश के कैपिटल लेटर का टी जो होता है उसी टाइप में इसकी संरचना होती है। इस उपकरण का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने तथा उस पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। क्षैतिज रेखाएं या अंग्रेजी के टी अक्षर की भांति बना होता है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, हेड तथा ब्लेड। दोनों भागों को स्क्रू की सहायता से ठीक 90 अंश पर सेट किए जाते हैं। कितने अंश पर? 90 अंश पर सेट किया जाता है। ये आपका टी स्क्वायर है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसकी चित्र नंबर 1.2 में ये सिंपल संरचना दी हुई है। इसके बाद फिर इसमें टी स्क्वायर दिया हुआ है, इसके विभिन्न पार्ट हैं। ये ऊपर आप लोग देख रहे होंगे टी स्क्वायर की लंबाई दी हुई है, तो इसकी लंबाई दी हुई है। उसके बाद में फिर इसमें ब्लेड दिया हुआ है। ब्लेड के बाद में ऊपर देख रहे होंगे हेड पर 5 ब्लैक कलर के स्पॉट टाइप के नज़र आ रहे हैं, वो स्पॉट स्क्रू हैं। इस स्क्रू के सहायता से इसके ब्लेड और शीर्ष को उस पर फिक्स किया जाता है। और इसी के साथ ड्राइंग बोर्ड भी है, देखो साइड में दिया हुआ है। बोर्ड की कार्यकारी एज जिसे एबोनी हम बता रहे थे वो ड्राइंग बोर्ड के शीर्ष से समायोजित है, और इसी पर इस टी स्क्वायर को स्लाइड करके ऊपर नीचे खिसका करके हम समानांतर लाइनें खींच सकते हैं।
ये टी स्क्वायर जो होता है ये लकड़ी का भी बना होता है और ज़्यादातर ये पारदर्शक प्लास्टिक का यूज होता है, सेलुलाइड प्लास्टिक के बने होते हैं। तो टी स्क्वायर का भी साइज होता है, इसके भी विभिन्न साइज होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे T0 1500 mm, T1 1000 mm, T2 750 mm, T3 500 mm। तो टी स्क्वायर का उपयोग ड्राइंग में समानांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है और ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट सेट करने के लिए भी किया जाता है। आगे अब हम बात करते हैं सेट स्क्वायर की। सेट स्क्वायर आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग जब से पढ़ाई कर रहे होंगे तब से आपका जो ड्राइंग बॉक्स होता है उसमें सेट स्क्वायर रहते हैं, छोटी क्लासों से ही, लेकिन छोटी क्लासों में उनका उपयोग नहीं किया जाता है ज़्यादातर। तो ये जो सेट स्क्वायर होते हैं ये भी समानांतर लाइन खींचने के काम आते हैं और इनका बहुत ही उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में है। सेट स्क्वायर हमारे 2 सेट स्क्वायर होते हैं। ये एक त्रिभुज शेप की संरचना होती है, आप लोग इसमें चित्र में देख रहे होंगे। पहला सेट स्क्वायर है तो इसमें 2 कोण 45-45 अंश के होते हैं और एक कोण 90 अंश का होता है। जैसा हमने बताया ये त्रिभुज शेप की संरचना होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। 45-45 प्लस 90 180 अंश हो गया। दूसरा सेट स्क्वायर हमारा, इसका एक कोण 30 अंश का होता है, दूसरा कोण 60 अंश का होता है, तीसरा कोण 90 अंश का होता है। तीनों कोणों को हम ऐड करेंगे 180 अंश आएगा। ये हमारा सेट स्क्वायर है। आगे चलते हैं हम प्रोटेक्टर, चांदा। इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, ये चांदा है। इसमें 0 से लेकर के 180 अंश तक के कोण होते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। इस तरीके की मार्किंग होती है अर्धचंद्राकार शेप में। ये मार्किंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वामावर्त, दक्षिणावर्त दोनों तरफ से होती है और प्रत्येक 0 से 10 के बीच में जो गैप होता है उस गैप में एक बीच में लाइन खिंची हुई होती है। ये लाइन 5 अंश के कोण पर खिंची रहती है और दूसरी 10 पर ही है, तीसरी 15 पे होगी। ये बीच वाली लाइन छोटी होती हैं और इन 0 से 5 के बीच में 5 लाइनें होती हैं। हर एक लाइन हर एक अंश को प्रदर्शित करती है, एक अंश को। इसी प्रकार 1 से शुरू करें, एक लाइन से, तो 180 टोटल लाइनें होंगी। हर एक लाइन 1 डिग्री को प्रदर्शित करती है। इसमें दिया भी है, इधर 30 दिया हुआ है, इधर 60 दिया हुआ है। ये हमें जो भी कोण बनाना होता है इसकी सहायता से हम ड्रा कर सकते हैं। आगे फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व का उपयोग हम ड्राइंग में उन आकृतियों को बनाने के लिए करते हैं जिन आकृतियों को हम किसी भी ड्राइंग उपकरण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे कर्व होते हैं जिन कर्वों का निर्माण ड्राइंग उपकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर उसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। इस उपकरण का प्रयोग उन आकृतियों के आरेखन में किया जाता है जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है, जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है। फ्रेंच कर्व एक नियमित आकार में होता है, इसलिए इसके द्वारा अनियमित वक्र ही बनाए जाते हैं। ये अनियमित आकार में होता है, इन रेगुलर आकार में होता है, इसलिए इसके द्वारा अनियमित वक्र ही बनाए जाते हैं। यह एक सेट के रूप में होता है। एक सेट में 6, 12, 16 इस तरीके के सेट उपलब्ध होते हैं। प्रोटेक्टर की भांति यह भी पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित किया जाता है फ्रेंच कर्व। आगे अब हम चलते हैं। इसके बाद में आता है स्केल। स्केल का आप लोग फिगर देख ही रहे हैं और इससे भली भांति परिचित भी होंगे। स्केल शुरू से ही हम लोगों के पास में रहती है
और उस पर यूज करते हैं। स्केल एक ऐसा ड्राइंग उपकरण है जिसका प्रयोग विमाओं को मापने तथा रेखाएं खींचने हेतु किया जाता है, लाइन खींचने के लिए। ये प्रायः लकड़ी की बनी होती हैं और स्टेनलेस स्टील की भी बनी होती हैं, और साथ ही साथ आइवरी तथा सेलुलाइड नामक पारदर्शी प्लास्टिक, आइवरी और सेलुलाइड नामक पारदर्शी प्लास्टिक से भी बनाया जाता है। इसके एक ओर सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंच में मार्किंग होती है। एक ओर सेंटीमीटर की और दूसरी तरफ इंच में मार्किंग होती है। तो ये आपकी स्केल है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। किस चीज़ की? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट यह पारदर्शी प्लास्टिक की शीट होती है जिस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त एवं खष्टभुज इत्यादि की आकृति विभिन्न माप में कटी होती है। आप इसमें देख रहे होंगे आयताकार, वर्गाकार, वृत्त, त्रिभुज और कुछ कर्व, एरो टाइप की संरचना, स्टार टाइप की संरचना इसमें दिख रही है। ये माप में कटी होती हैं। इसकी सहायता से कम समय में विभिन्न आकृतियों को ड्राइंग में आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। कभी कभी ड्राइंग में ऐसे सर्किल की आवश्यकता होती है जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम लोग कंपास से नहीं बना सकते हैं, तो उन आकृतियों को इसी ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स की सहायता से ही बनाते हैं। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के बाद में अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग मशीन की। ड्राफ्टिंग मशीन भी एक ऐसा उपकरण है जो कम से कम समय में इसकी सहायता से ड्राइंग को तैयार किया जाता है। कम से कम समय में ड्राइंग को तैयार किया जाता है। तो व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्टमैन प्रायः इसी मशीन का प्रयोग करते हैं। इस मशीन पर ड्राइंग बनाते समय अन्य उपकरणों की व्यवस्था होती है। इसकी सहायता से आड़ी, तिरछी, खड़ी एवं वक्र रेखाएं खींची जाने के साथ साथ उनकी शुद्ध माप तथा कोण भी बनाए जा सकते हैं। इस मशीन की नियंत्रण इकाई बीच में होती है, जिसे बाएं हाथ में पकड़कर नियंत्रित करते हुए दाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब बार बार इसे सेट नहीं करना पड़ता है। ये आप इसका फिगर भी देख सकते हैं ड्राफ्टिंग मशीन का, इसमें दिया हुआ है। तो आगे अब हम बात करते हैं, अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा मिनी ड्राफ्टर, जिसको एमडी के नाम से भी जानते हैं। ड्राइंग के कार्य को और अधिक आसान बनाने हेतु आजकल मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल चारों उपकरणों के कार्य किए जा सकते हैं। आप लोग ध्यान दें, 4 उपकरण टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल उपकरणों के कार्य किए जा सकते हैं। इसमें एक दूसरे के लंब रूप 90 अंश पर 2 स्केल एक प्रोटेक्टर जैसे भाग पर जुड़े होते हैं। एक स्केल समानांतर तथा दूसरा लंबवत कार्य करता है। चकती पर 0 से 360 अंश के कोण का विभाजन रहता है। इसकी सहायता से स्केलों को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसकी सहायता से स्केलों को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मिनी ड्राफ्टर इसके नाम से ही स्पष्ट है मिनी ड्राफ्टर मतलब ड्राफ्टिंग मशीन का ये एक छोटा रूप है, इसीलिए इसे मिनी ड्राफ्टर नाम दिया गया है, छोटा रूप होने के कारण ड्राफ्टिंग मशीन का। आगे अब हम बात करते हैं मिनी ड्राफ्टर की संरचना देख लेते हैं। ये इसमें दिया है स्क्रू के साथ संयोजित क्लैंप। तो इस क्लैंप की सहायता से हम इसको ड्राइंग बोर्ड पर सेट करते हैं। फिर इसमें 2 समानांतर बार्स दी हुई हैं, फिर पिवट प्लेट दी हुई है जिस पर दोनों बार्स जो आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसकी सहायता से ये समानांतर लाइन मूव करता है। तो ये पिवट प्लेट पर ये
फिट रहती हैं। फिर इसमें लॉकिंग नॉब दिया होता है। उसके बाद में इंडेक्स प्लेट दी हुई है, रेफरेंस मार्क्स दिया हुआ है, और इसमें एक प्रोटेक्टर भी बना होता है पूरा 360 डिग्री में घूमने के लिए, और एक स्केल बनी होती है जो 90 डिग्री पर होती है। आगे हम बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें ड्राइंग बनाने हेतु मूलभूत आवश्यक सामग्री होती है, जिसकी सहायता से हम ड्राइंग बना सकते हैं। ये आप बॉक्स देख लें, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इसमें कंपास होते हैं। कंपास दो टाइप के होते हैं, छोटी कंपास और बड़ी कंपास। फिर इसके बाद में लेथनिंग बार दी होती है। लेथनिंग बार जो होती है, लेथनिंग बार, ये बड़े वृत्त बनाते समय इसे कंपास में फिट किया जाता है तथा पेंसिल लेड को इसके सिरे में संयोजित किया जाता है। कभी कभी हमें बड़े वृत्त बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उन वृत्तों को बनाने के लिए लेथनिंग बार का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर दिया हुआ है। डिवाइडर का उपयोग होता है किसी दूरी को नापने में, भरने में, और किसी भी दूरी को विभाजित करने में। फिर है इंकिंग पेन। इस पेन का प्रयोग किसी सीधी लाइन पर अन्य उपकरण की सहायता से इंक लगाने के लिए किया जाता है। किसी सीधी लाइन पर अन्य उपकरण की सहायता से इंक लगाने का काम इंकिंग पेन से किया जाता है। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। आगे हम आपको दूसरे चैप्टर की भी पीपीटी बना करके इसी तरीके से उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप लोग आसानी से इसको सीख सकें। धन्यवाद। बड़े धैर्यपूर्वक आप लोगों ने इसको जो सुना है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद।